नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पाचन की डेफिनेशन पढ़ी थी और तीत फॉर्मूला और तीत के टाइप्स भी पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने मुख गुहा में पाचन कैसे होता है ना, मुख गुहा के लार होती है तो लार में क्या-क्या एंजाइम्स होते हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। लार के एंजाइम्स मैंने आपको बता दिए थे H2O म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन और टाइलिन जिसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है और लाइसोजाइम है और थायोसाइनेट्स हैं और जो सूक्ष्मजीवी विरोधी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और आईजी एक एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी है वो माँ के दूध में भी पाई जाती है, आईजी एंटीबॉडी, ये हमने पढ़ लिया था। जिसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में आमाशय के बारे में पढ़ा था कि आमाशय के फंक्शन क्या क्या होते हैं और आमाशय किस प्रकार वर्क करता है। ईसोफेगस के बारे में हमने पढ़ा है, ईसोफेगस से, और हमने जिसके बाद ईसोफेगस किस में खुलती है ये भी हमने देखा था कि आमाशय होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिक और पाइलोरिक और फंडस। ठीक है, तो कार्डिक भाग है उसके अंदर ईसोफेगस खुलती है और कार्डिक और पाइलोरिक भाग है वो क्या करते हैं, श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। ये हमने कल वाली वीडियो के अंदर देख लिया था। और फंडस के कार्य क्या क्या है ये हमने देखे थे कि फंडस क्या करता है कि उसके अंदर 3 प्रकार की सेल्स हैं वो देखी थी। एक तो जठर ग्रंथि होती है, सेल्स नहीं, ग्रंथियां होती हैं। तो एक तो जठर ग्रंथि थी और एक नेक और गोबलेट सेल थी, जिससे क्या होता था, श्लेष्मा स्रावित होता था। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावण होता था। और एक चीफ और पेप्टिक सेल थी जिससे किसका स्रावण होता था, जिससे 3 चीजें थी वो सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज और प्रोरेनिन। ठीक है ना, पेप्सिनोजन है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है ना, वो एक्टिव कौन करेगा, उसे एचसीएल करेगा, ये हमने कल देख लिया था। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल है उससे किसका श्रावण होता है, एचसीएल का श्रावण होता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम कि किस चीज से किसका श्रावण होता है ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलेंगे, ऐसा नहीं है मैंने आपको बता दिया कि ये चीज कहां से आ गई और ये चीज ऐसा नहीं ऐसे है, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल एकदम तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन एक्टिव है या इनएक्टिव है और इसे कौन एक्टिव करता है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है ना। जिसके बाद हमने पढ़ा था कि आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं देखा जाता है, सिर्फ किसका पाचन देखा जाता है, एक तो प्रोटीन का पाचन देखा जाता है और एक वसा का पाचन देखा जाता है। ठीक है, और वसा का पाचन कौन करता है ये मैंने आपको बता दिया था कि लिंगुअल लाइपेज होता है, गेस्ट्रिक लाइपेज होता है। लाइपेज जहां भी आ जाए ना तो वो आपको ध्यान रखना है कि उससे किसका पाचन होगा, ओनली वसा का पाचन होगा। ठीक है, और जिसके बाद हमने एक चीज और देखी थी कि पेप्सिनोजन है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमने प्रोटीन का पाचन देख लिया था। आज हम लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और लीवर के बारे में आज हम बिल्कुल एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि लीवर किस प्रकार हमारा फंक्शन करता है। इसे यकृत बोला जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का एक तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो लीवर है तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और लीवर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लीवर क्या करता है। सबसे इसका जो मेन पार्ट है ना वो ये है कि ये डिटॉक्स करता है बॉडी को। ठीक है ना, जो जो व्यक्ति जैसे अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं तो उनके लिए क्या है कि लीवर क्या करता है, उनका बचाव का कार्य लीवर ही कर रहा है। यदि लीवर ना हो ना तो फिर वो जितना भी वो अल्कोहल वगैरह पी रहे हैं तो वो सब क्या होगा, पूरा ब्लड उनका क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल डिटॉक्स नहीं होगा बट तो ब्लड बिल्कुल गंदा हो जाएगा। और ब्लड गंदा हो जाएगा तो फिर आपको पता है कि जीवन समाप्त है। तो लीवर क्या करता है, एक तरीके से हमारे जीवन को क्या कर रहा है, बचा भी रहा है और जितनी भी हमारे शरीर में गंदगी है उसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है ना, तो लीवर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका ये आता है कि ये हमारे सबसे शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है ना, ये है बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। ठीक है, अब इसका वेट 1 से 1.2 केजी या 1.5 केजी के अराउंड समथिंग हो सकता है। ठीक है ना, तो वेट एक बार लिख लीजिए कि इसका वेट कितना होता है। वेट 1 से 1.5 केजी के अप्रोक्स में है कि जैसे किसी का अप्रोक्स इतना 1 से 1.5 केजी के अप्रोक्स है। ठीक है ना, और ये शरीर की क्या है, सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है और प्रमुख उपापचयी अंग है ना।
क्या कि काफी सारे इससे एक तो बाइल जूस निकलता है, तो इसके कार्य बहुत मतलब महत्वपूर्ण कार्य हैं बॉडी में लीवर के। और दूसरा एक इसमें क्या है, रीजनरेशन की क्षमता होती है, ठीक है। तो लीवर क्या होता है कि जैसे आपने मान लो कि बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज किया है, या फिर बहुत ज्यादा आपका लीवर है वो डैमेज हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि और बॉडी के पार्ट्स की तरह यदि एक बार डैमेज हो गया तो ठीक नहीं होगा। इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो ये क्या करता है कि वापस से अपना जो वो है यकृत है, वो क्या करता है, वापस से आपको रीजनरेट कर लेता है। कि जैसे कहा जाता है कि यदि आप लीवर को फिर 75% कट भी कर देना, तो वापस से वो क्या करेगा कि अपने आप को उगा लेगा। जैसे साइंस में हम देखते हैं, आपने सुना होगा कि हाइड्रा होता है, ठीक है ना। हाइड्रा हाइड्रा क्या करता है कि हाइड्रा ये क्या करता है कि अपने जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो इसके सेम पार्ट्स में से क्या करता है कि वापस से एक नया बच्चा होता है। उसी प्रकार क्या करता है कि ये भी क्या करता है, जैसे आपने लीवर जहां से कट किया ना, तो वहां से क्या है कि वापस से रीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता है, इसे हिंदी में बोला जाता है पुनरुद्ध भवन, है ना, उसकी क्षमता किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है, ठीक है। अब सेकंड इसके बारे में हम देखते हैं कि सेकंड इसमें मैंने आपको बताया था, तो क्या है, प्रमुख उपापचयी अंग है, ठीक है। प्रमुख प्रमुख उपापचयी क्या है, अंग है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सेकंड इसका क्या है, प्रमुख उपापचयी अंग है, ठीक है। अब देखिए, यकृत की जो संरचनात्मक इकाई होती है, यकृत की क्या होती है, संरचनात्मक इकाई, इसे बोलते हैं हेप्टिक लोब्यूल्स, है ना। हेप्टिक लोब्यूल्स क्या है कि यकृत क्या है कि पूरा हेप्टिक लोब्यूल्स सेल्स होती है ना, इसी से क्या है पूरा यकृत बना हुआ है, ठीक है ना। तो हेप्टिक लोब्यूल्स क्या है, यकृत की संरचनात्मक इकाई है। मतलब पूरा यकृत किसी से बना हुआ है, हेप्टिक लोब्यूल्स से ही क्या हुआ है, बना हुआ है ना। तो ये लिख लेंगे इसे भी कि यकृत की संरचनात्मक इकाई ये क्या होती है, हेप्टिक लोबुल्स। लोबुल्स मतलब पालिकाएं होती हैं, ठीक है ना, हेप्टिक लोबुल्स होती है। यकृत की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, हेप्टिक लोबुल्स होती है। और प्रमुख उपापचयी अंग है, साथ ही ये क्या है, बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, ठीक है ना। अब यकृत का एक डायग्राम देखेंगे। हाँ, एक चीज और है कि ये इसके साइज कैसा होता है, मतलब इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, ठीक है ना। शेप कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, ठीक है ना। बाइलोब्ड मतलब द्विपिंडी होती है, ठीक है। बाइलोब्ड मतलब द्विपिंडी होती है, ठीक है ना। अब आपके यकृत को शेप तो देख ली हमें, लेकिन यकृत की पोजीशन भी पता होनी चाहिए कि यकृत हमारे कहां पर स्थित होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि यकृत हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि जो चीज हमारे बॉडी के अंदर है, एटलीस्ट उसके बारे में ये तो पता होनी चाहिए ना कि शरीर में वो चीज है कहां पर, ठीक है। तो यकृत के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, उदरीय गुहा में, उदरीय गुहा में राइट साइड स्थित होता है। कहां पर होता है, राइट साइड में, राइट साइड में, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमारा जो ये बॉडी है, तो भगवान ने कुछ इतने अच्छे से बनाई है कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, फेफड़े हैं, ठीक है ना। फेफड़े किससे ढके हैं, रिब्स से, है ना, रिब्स होती हैं। तो वो क्या है कि पूरे फेफड़े को कवर किए हुए हैं। उसके जस्ट नीचे क्या है कि डायफ्राम है, क्या है, जस्ट नीचे डायफ्राम है। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है, ठीक है ना। तो जस्ट नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है, ठीक है ना। ये भी आप लिख सकते हैं, डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम के नीचे क्या होता है, ये स्थित होता है, ठीक है। यकृत के बारे में सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि इसके जो फंक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि लीवर है क्या चीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले लीवर का एक छोटा सा इंट्रो है कि ये लीवर होता क्या है। तो ये सबसे बॉडी की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सेकंड क्या है, ये उपापचयी अंग है, क्या है, उपापचयी अंग है। और यकृत की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, हेप्टिक लोब्यूल्स होती है, ठीक है। हेप्टिक लोब्यूल्स क्या होती है, यकृत की संरचनात्मक इकाई होती है। शेप कैसी होती है इसकी, बाइलोब्ड होती है, द्विपिंडी होती है। उदरीय गुहा में राइट साइड में डायफ्राम के नीचे क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब लीवर का एक बार देख लेते हैं कि लीवर होता कैसे है और क्या क्या चीजें लीवर के अंदर होती है।
लीवर के फंक्शन बहुत मायने रखते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है कि एक तो जो बाइल जूस है जिसे हम पित्त रस बोलते हैं, उसका क्या करता है, श्रावण करता है। पित्त रस का क्या करता है, श्रावण श्रावण करता है ना। इससे पित्त रस निकलता है और इसमें एक गाल ब्लेडर होती है, उसमें क्या होता है, पित्त रस इकट्ठा होता है, ठीक है ना। अब यकृत का हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार कुछ इस तरीके से। ऐसा कुछ एक यकृत है, मतलब इसकी कुछ शेप है, बाइलोब्ड इसकी शेप होती है, ठीक है ना। इसमें मैंने लोब्यूल्स बताए थे आपको, ठीक है ना। तो ये क्या है कि लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर, है ना। अब देखिए क्या होता है कि ये जो लोब्यूल्स होते हैं ना, यकृत होता है, इसकी क्या है, जो लेयर होती है ना ऊपर, है ना, ये लेयर किससे कवर होती है, ग्लिसन्स से, ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर होती है, ठीक है ना। अब ये वाली जो लेयर है ना कैप्सूल से, है ना, तो ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर किससे कवर होती है, ग्लिसन्स कैप्सूल से, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर होती है, ठीक है। अब जो ये यकृत होता है ना, बाइलोट होता है, ठीक है ना, द्विपिंडी होता है, एक और दो पिंड हो गए, ठीक है ना। ग्लिसन्स कैप्सूल से क्या होती है, ये लेयर कवर रहती है, ठीक है ना। जो ये है, ये क्या है, लोबुल्स है, क्या है, लोबुल्स है। और ग्लिसन्स कैप्सूल से क्या होती है कि ये लेयर क्या होती है, कवर रहती है। यकृत की जो लेयर है वो किससे कवर होती है, ग्लिसन्स कैप्सूल से क्या रहती है, कवर रहती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में आया हुआ है कि ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है ना। ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में एक बार पूछा हुआ है एग्जाम में, शायद सीईटी वगैरह कुछ था, तो मैंने एक देखा था कि ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये चीज हमने डिस्कस की है कि ग्लिसन्स कैप्सूल होता क्या है, यकृत की जो लेयर है वो किससे कवर होती है, ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर होती है, ठीक है ना। अब हम यकृत के कार्य पढ़ेंगे कि यकृत के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है ना। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं कि फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है, ठीक है ना। फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि लीवर क्या क्या कार्य करता है, ठीक है ना। इससे पहले हम सबसे पहले इसका एक सबसे जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो है कि ये पित्त रस का श्रावण करता है, ठीक है ना। किसका श्रावण करता है, पित्त रस का, बाइल जूस, पित्त रस, ठीक है ना। बाइल जूस का क्या करता है, बाइल जूस का ये क्या करता है, श्रावण करता है। मतलब बाइल जूस ये लीवर से ही निकलता है। और ये बाइल जूस जाता कहाँ पर है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि बाइल जूस आगे किस प्रकार कार्य करता है, बाइल जूस में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पित्र रस है, ये इसकी प्रकृति ध्यान रखिएगा कि इसकी जो नेचर है वो कैसी है, क्षारीय है, ठीक है ना। तो इसकी प्रकृति के बारे में ध्यान रखिएगा कि बाइल जूस की जो नेचर होती है ना वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बाइल जूस की प्रकृति क्या है, तो यह ध्यान रखिएगा बाइल जूस की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, ठीक है ना, अम्लीय प्रकृति नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाइल जूस की प्रकृति कैसी है, ठीक है ना। तो प्रकृति पता होनी चाहिए, बाइल जूस की कैसी है, क्षारीय प्रकृति है, ठीक है ना। इसके अलावा पित्र रस क्या क्या करता है, ठीक है ना। पित्र रस में क्या होता है कि देखिए एक लीवर में क्या करता है, हीमोग्लोबिन के अपघटन से, है ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इसके जो फंक्शन है वो आपके, जब आपने कई बार लीवर का टेस्ट करवाया हो नहीं करवाया हो, तो जब आप लीवर का टेस्ट करवाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के टेस्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले लिखा रहता है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कितनी मात्रा में निकल रहा है, ठीक है ना। और बनता कैसे, लीवर में क्या, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन के अपघटन से क्या बनते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बाइल जूस होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक पित्र रस के अंदर दो चीजें होती हैं, है ना। बाइल जूस में क्या क्या चीजें होती हैं, पित्र रस में क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है ना, बिलीवर्डिन उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। पित्र रस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं।
अब ये बनते कैसे हैं, लीवर में हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते कैसे? हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, पितृरस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, ठीक है ना। इसकी जब आप टेस्ट करवाते हैं तो इनकी जांच होती है ना, कि पितृरस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तभी पता चलता है कि जब हम लीवर का जब डैमेज हो जाता है ना, तो ये क्या है कि जैसे ज्यादा मात्रा में निकल रहा है ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन मान लो ज्यादा मात्रा में निकल रहा है या कम मात्रा में निकल रहा है, इसका मतलब है लीवर हमारा क्या ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है ना। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के बारे में ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति नहीं होती। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है ना। नंबर 3, अब हम ये लीवर के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इसके फंक्शन के बारे में अब आगे पढ़ते हैं कि ये क्या करता है। ये हमने सबसे पहले पितृरस है, तो पितृरस के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या करता है, एक डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है ना। लीवर क्या करता है कि आपकी बॉडी में क्या करता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। कैसे करता है? जैसे मान लो कि आपके बॉडी में आपने भोजन करते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज, जैसे आपने ज्यादा भोजन कर लिया तो ग्लूकोज क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर क्या करेगा कि उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके किस क्या करेगा, आपकी बॉडी में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज टर्म है, वो क्या है, ग्लाइकोजन है। ग्लूकोज कभी भी ग्लूकोज की फॉर्म में मतलब स्टोर नहीं होगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। और ग्लाइकोजन को जब आपकी बॉडी को, जैसे आपने 2 दिन भोजन नहीं किया, ठीक है ना, या फिर आपने 3 दिन तक भोजन नहीं किया, तो जितना भी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है वो क्या होगा, वापिस ग्लूकोज में क्या करेगा, लीवर उसको कन्वर्ट करके वापिस क्या कर देगा, आपकी बॉडी में वापिस क्या कर देगा, एनर्जी में ग्लाइकोजन से वो क्या करेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में उसे भेज देगा। तो आपकी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती रहेगी। वरना होता है ना कि कई बार हम जैसे एक दिन खाना नहीं खाते हैं फिर भी हम वर्क करते ही रहते हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से करते हैं? लीवर की वजह से। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट ही बोला था कि लीवर के फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रमुख उपापचयी अंग है ना। दूसरा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। जैसे क्या होता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट है वो मतलब ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या आपने जैसे स्टोर कर लिया है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, उपापचय करता है ना। सेकंड क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का निर्माण भी क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण। संश्लेषण मीन्स निर्माण करता है, ठीक है ना। और विटामिन और हिपेरिन का क्या करता है, स्टोरेज करता है। विटामिन कौन कौन से स्टोरेज करता है, ए, डी, ई और के। और विटामिन B12 का क्या करता है, स्टोरेज करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करता है। अब देखो होता क्या है कि जिसमें इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि इसमें हैप्टिक सेल होती है। क्या होती है, हैप्टिक सेल। ये चीजें हम एक बार लिख लेंगे अभी, है ना। हैप्टिक सेल होती है, तो क्या होता है कि हैप्टिक सेल क्या करती है कि जैसे आपके ब्लड में जैसे आपने ड्रिंक वगैरह करते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे उसके जितने भी केमिकल्स हैं, है ना, बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने ड्रिंक वगैरह की उसी के केमिकल होते हैं। आप जितनी भी हम ड्रग्स लेते हैं, है ना, मेडिकल से जितनी भी दवाई लेके आते हैं, वो सब हमारे कहीं ना कहीं लीवर पे इफेक्ट जरूर डालती है, ठीक है ना। तो वो क्या करती है कि जैसे हैप्टिक सेल होती है ना, वो क्या करती है कि जितने भी केमिकल होते हैं ना उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब करेगी तो वो केमिकल है तो उससे नष्ट तो होगी ना, तो वो क्या करती है, वापस से लेकर रीजनरेट कर लेती है अपने आप को, ठीक है ना। तो ये एक लीवर का सबसे अच्छा फंक्शन यही है कि वो वापस से अपने आप को क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। ऐसा नहीं है कि एक बार वो नष्ट हो गया तो फिर बस बात खत्म, ऐसा नहीं है। वापस से अपने आप को क्या कर लेता है, उसके अंदर ऐसी ताकत है कि वापस से अपने आप को पुनर्जीवित हो जाता है ना। एक से लैंग्वेज में बोले तो वापस से क्या हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है, ठीक है ना। अब हम एक एक इसके कार्य लिखते चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, उपापचय करता है, ठीक है ना। नंबर 4 क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। नंबर 5, ठीक है ना, विटामिन, विटामिन और और
हिपेरिन का स्टोरेज करता है। अब विटामिन कौन कौन सी स्टोरेज करता है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं विटामिन, है ना, ए, डी, ई, के और विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन कौन कौन से हो गए, ए, डी, ई, के और विटामिन B12, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि ये विटामिन ए, डी और ई, के होते हैं ना, ये वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। वाटर में घुलनशील कौन सा है, बी और सी। ये क्या होता है, वाटर में क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। लेकिन विटामिन ए, डी, ई और के ये किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसे आप जैसे आपने विटामिन सी आज खाया ना, तो वो वापस क्या है कि टॉयलेट के थ्रू क्या होता है, वापस से आज ही बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, वाटर में घुलनशील होता है, ठीक है ना। इसलिए वो विटामिन सी है। और उसका स्टोरेज क्या होता है, इसका स्टोरेज नहीं होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, आज आपने लिया तो आज ही आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो फुलफिल होती है। बाकी क्या है, वो बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन विटामिन ए, डी, ई और के ये विटामिन ऐसे विटामिन है जिनको क्या है कि आपने जैसे काफी समय लॉन्ग टाइम से जैसे नहीं भी लिया ना, तो क्या करता है, लीवर क्या करता है, आपकी बॉडी में जब भी विटामिन की जरूरत पड़ेगी, ए, डी, ई, के, विटामिन B12 की, तो ये क्या करेगा कि आपकी बॉडी से विटामिन को क्या कर देगा, वो सप्लाई कर देगा, बॉडी में क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। तो इसलिए ये विटामिन क्या है कि काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि कौन कौन से विटामिन है जो स्टोरेज करता है। और विटामिन ए, डी, ई, के ये क्या है, वसा में घुलनशील है। आगे हम लिख भी लेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन, जब विटामिन का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, तो जब लिख लेंगे कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब देखिए पितृ रस के फंक्शन होता है कि पितृ रस करता क्या है ना। पितृ रस के भी ये तो हाँ, इसका एक फंक्शन और रह गया है, ठीक है ना। एक चीज और है जिसका आप लिख सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे विषाक्तीकरण कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, विषाक्तीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। जिसे क्या बोलते हैं, विषाक्तीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, उपापचय करता है। हाँ, इसके 2 पॉइंट और हैं, वो और लिख लेते हैं साथ ही साथ। ये वाले पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि इसके फंक्शन में 2 पॉइंट और रह रहे हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए थे। कि जैसे क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है ना। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में है ना, उसको क्या करता है, वो क्या होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो नंबर 6 तक हो गए थे ना, तो नंबर 7 है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जैसे काफी दिनों तक ही भोजन नहीं किया, ठीक है ना, तो ग्लाइकोजन जैसे खत्म हो गया, मान लो ग्लाइकोजन बिल्कुल फिनिश है, ठीक है ना। अब कुछ ग्लाइकोजन आपके पास वो जितना भी लीवर ने स्टोरेज किया था ना, वो सब पूरा बॉडी को सप्लाई कर दिया, अब कुछ भी आपके पास नहीं बचा है। तो क्या करेगा कि जो प्रोटीन और जो फैट है ना, उसको क्या करेगा, उसको तोड़ के किस में डाल देगा, लीवर मतलब उसको क्या करेगा, सप्लाई कर देगा, ठीक है ना। तो नंबर 8 है ना, प्रोटीन और फैट को भी ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है ना, जब आपने बिल्कुल ही एकदम ग्लाइकोजन उसके पास बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना, और बॉडी में बिल्कुल एनर्जी डाउन होती जा रही है, तो क्या करेगा कि प्रोटीन और फैट है ना, तो प्रोटीन और फैट को क्या करेगा कि वापस तोड़ के क्या करेगा, वापस कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब क्या करता है कि जो बाइल जूस होता है ना, इसका एक
इसका एक अच्छा फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या करता है, लाइपेज को एक्टिव करता है। किसको एक्टिव करता है, लाइपेज को, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कल, आप बिल्कुल क्लास यदि देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि पेप्सिनोजन है ना, वो भी क्या डीएक्टिव फॉर्म में था। किसकी फॉर्म में था, डीएक्टिव। लेकिन उसको एक्टिव किसने किया था, एचसीएल ने एक्टिव किया था। और उससे क्या हुआ था, एक्टिव फॉर्म क्या थी उसकी, पेप्सिन थी, ठीक है ना। इसी प्रकार लाइपेज को एक्टिव कौन करता है, लाइपेज को एक्टिव कौन करता है, बाइल जूस एक्टिव करता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लीजिए पितृरस के कार्य, ठीक है ना। बाइल जूस जिसे बोलते हैं, बाइल जूस के कार्य, ठीक है ना। पितृ रस, पितृ रस, ठीक है ना। तो बाइल जूस के कार्य क्या है, ये क्या करता है, लाइपेज को एक्टिव करता है, ठीक है ना। सबसे मेन फंक्शन तो यही है इसका, है ना, कि बाइल जूस क्या करेगा, लाइपेज को एक्टिव करता है। लाइपेज को क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है ना। लाइपेज को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। सेकंड एक चीज और है ना, वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। पायसीकरण, पायसीकरण होता क्या है, वसा का पायसीकरण करता है। इमल्सिफिकेशन, है ना, इमल्सिफिकेशन। बस पायसीकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इमल्सिफिकेशन करता है। पायसीकरण क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। वसा को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और लाइपेज को क्या करता है, सक्रिय करता है। लाइपेज आपको समझ में आने लग गया होगा कि लाइपेज है क्या। वसा का पाचन किसके माध्यम से होता है, लाइपेज के माध्यम से होता है। और पेप्सिन है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज है, अब ये देखो, ये चीजें यदि आपको पता चल गई ना, तो फिर आपको अग्नाशय पढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अग्नाशय आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि संपूर्ण जो पाचन रस है ना, वो अग्नाशय से स्रावित होते हैं, ठीक है ना। तो अग्नाशय जब आपको पेनक्रियाज हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको ये चीजें ध्यान आ गई, ठीक है ना, कि ये पाचन किसका करता है, ठीक है ना। तो अग्नाशय जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि ये पाचन किसका करता है। एमाइलेज के बारे में मैंने आपको बताया था जब एमाइलेज हम पढ़ रहे थे, कि मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। स्टोर्स को किसमें कन्वर्ट किया था, माल्टोज में कन्वर्ट किया था ना, कि 30% जो स्टोर्स थी, है ना, स्टोर्स को कन्वर्ट किसमें किया था, माल्टोज में, ठीक है ना, माल्टोज में। और किसकी उपस्थिति में किया था, एमाइलेज की उपस्थिति में, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में किया था, एमाइलेज की उपस्थिति में। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सहायक है, एमाइलेज सहायक है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी जब हम नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पेनक्रियाज पढ़ेंगे। तो पेनक्रियाज में आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कि कौन सी चीज किसका कार्य करती है, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज में जो संपूर्ण पाचन रस होता है वो वही होता है। मिश्रित ग्रंथि भी होती है पेनक्रियाज, ठीक है ना, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल जो लीवर जो पढ़ाया है उसे बिल्कुल अच्छे से समझिए। और यदि आपको कोई भी डाउट लगे तो आप किसी भी चीज में कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका उस चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सबकी एक साथ सारे बच्चों की वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरी चीज एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिकली, और कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं, है ना। एक भी पॉइंट और एक सिंगल पॉइंट आपका बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आज हमने लीवर पढ़ा है तो लीवर के सारे फंक्शन पढ़े, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लीवर के बारे में ये छोड़ दिया, बाइल जूस के कार्य भी पढ़े। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा आप यदि सोच रहे हैं कि एग्जाम में सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा, तो आप एक बार रीट का पेपर उठा के देख सकते हैं। और सीईटी जो अभी पिछला सीईटी लगा है उसका पेपर आप उठा के देख सकते हैं कि उसमें साइंस किस हद तक पूछी गई है, ठीक है ना। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिक्स और 7 में जो बुक्स में जो लिखा हुआ है छोटी छोटी चीजें, ऐसा नहीं है कि उसमें भी काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं। ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं अधिकतर चीजें 10th क्लास की एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, लेकिन वो चीजें सिस्टमेटिकली हमें समझ में भी आनी चाहिए कि वो चीजें किस प्रकार किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्या है कि कोई भी चीज है वो किस हद तक पूछी गई है, आप खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए, और जो हमने पढ़ा है ना उसे आप एक बार मिलान करके चेक कीजिए कि हमने जो पढ़ा है वो हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज हम बाकी नहीं रख रहे हैं, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और एलडीसी के एग्जाम बहुत नियरेस्ट हैं, अगस्त में उसकी टेंटेटिव डेट है। तो अभी
एकदम बिल्कुल क्लियरली नोटिस तो नहीं आया है कि होगी एग्जाम, है ना। लेकिन देखो एग्जाम क्या है कि जो आरएसबी बोर्ड है, कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने एग्जाम की डेट बिल्कुल फिक्स दे दी है ना, उसके बाद भी उसकी डेट चेंज होती रहती है। लेकिन हम मान सकते हैं कि अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो एलडीसी में भी साइंस का काफी पोर्शन आने वाला है, तो एलडीसी के एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए। और साइंस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी साइंस तो नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना हम पूरा कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को ये है कि जिस भी स्टूडेंट को जरूरत है उसके साथ आप शेयर कीजिए, है ना। बाकी आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।